नमस्कार, आदाब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हो गई हूँ। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार पहुँचे। श्रोताओं, आज हम लोग बातें करेंगे फार्मिंग पर, बीफ फार्मिंग और साथ में डेयरी फार्मिंग पर। और बीफ एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़ पर बातें करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं फिजी कोऑपरेटिव्स डेयरी कंपनी लिमिटेड के श्री सच्चिदानंद जी, जो कि CEO ऑफ द कंपनी हैं। और साथ में हमारे दूसरे मेहमान हैं फिजी डेवलपमेंट बैंक के रिलेशंस एंड सेल्स ऑफिसर बिपिन विनेश। बाद में चलकर हम एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अवनीश दयाल से भी बातें करेंगे। वैसे श्रोता, इनफैक्ट फिजी consumes 77 million liters of milk annually. However, bulk of the milk is imported from New Zealand. और इनफैक्ट क्या हुआ, अभी PM साहब ने भी अपने एक बयान में कहा है कि nothing is more important to Fiji's future than for us to become self-sufficient in food production. This is especially so in the case of the milk industry, where our reliance on imports is unacceptably high. तो फिजी में बीफ और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए FDB क्या कर रही है, FDB किस तरह से सहयोग प्रदान करता है, और डेयरी व्यवसाय की स्थिति क्या है, और साथ में अन्य किसानों की रुचि इस और हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे तमाम जो विषय हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। श्रोताओ, आप भी शामिल हो जाएगा आईना में 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले मिस अनंत जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार वीना जी। और साथ में विपिन जी, आपका भी इस्तकबाल। नमस्ते। तो मिस अनंत जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए है। हमारे देश फिजी में डेयरी इंडस्ट्री की जो स्थिति है फिलहाल क्या है? स्थिति तो अभी तो कुछ कम है मिल्क प्रोडक्शन। लास्ट ईयर 9.6 मिलियन था, उससे पहले और डिक्लाइन हुआ था, 9.5 मिलियन था। सो लास्ट ईयर हम टुगेदर विद ऑल फार्मर्स ऑफ किसान के संगे वी हैव मैनेज्ड टू स्टेबलाइज द प्रोडक्शन और 1% इंक्रीज इन प्रोडक्शन दिए थे। और इस साल अगर सभी स्टेक होल्डर सब काम करें तो इस साल हम 1% से ऊपर जा सकते हैं। जो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लिक्विड मिल्क कंजम्पशन है वो जो पैकेट में मिलता है या फ्रेश मिल्क है, इट्स अबाउट 20 to 22 मिलियन लीटर्स। और हम अभी अबाउट 10 मिलियन 10 मिलियन अराउंड 10 मिलियन प्रोड्यूस करते हैं। और जो 70 मिलियन लीटर्स है वो टोटल मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जो चीज़, पाउडर मिल्क, डेयरी, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। तो अभी हम सप्लाई करते हैं अबाउट हाफ ऑफ द टोटल मिल्क रिक्वायरमेंट। या थैंक यू सो मच। वैसे डेयरी कोऑपरेटिव्स में फार्मर्स के भी शेयर्स हैं? फार्मर्स के शेयर्स है। डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड एक कमर्शियल कंपनी है जिसमें मोस्ट किसान के शेयर्स है। और ये शेयर होल्डिंग इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन है और कितना पेड अप शेयर्स है। तो जितना आपका जितना जस्ती प्रोडक्शन होता है उतना जस्ती शेयर्स कंपनी में होता है। What about the Southern Cross Foods? Southern Cross Foods do not hold any shares. They would once they start supplying through their farms. अच्छा, फिलहाल तो फिलहाल वो फार्म whatever shares लोग फार्म में खरीदिन है तो वो फार्म के शेयर्स है, बट अभी एक और फार्म लोग स्टार्ट करे है। So as they supply they'll get shares into the company. What's the update on the Windina farm? अभी इसके बारे में बातें हुई थी ना? हाँ। वाइंडिना फार्म सदर्न क्रॉस फूड्स का है। तो वो लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। एट द मोमेंट जो इम्पोर्टेड काउस है वहाँ उस फार्म में है। और कितने गाय वहाँ उनके पास होंगे? I'm sure around they spoke about 150, so do they have it? Could be. I don't have their records with me, Most probably but Ministry of Agriculture के पास होगा कि कितना गाय है और कितना वो लोग अभी मिल करते हैं। अच्छा, वैसे कुल मिलाकर डेयरी फार्मर्स की बात करें, फिजी में कितने डेयरी फार्मर्स होंगे? 257 to be exact, और अराउंड 6000 मिल्किंग काउस है। अच्छा, 257 आपने कहा ना? जी हाँ, इतने डेयरी फार्मर्स ये सेंट्रल डिवीजन में है। सेंट्रल डिवीजन में है। और बाकी डिविजन्स की बातें? बाकी डिविजन्स के तो अभी अगर वेस्ट में देखा जाए और नॉर्थ में देखा जाए तो गन्ने के किसानों के पास एक दो गाय ज़रूर होते हैं फॉर
अपन ओन कंजम्पशन के लिए। तो अगर अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है कितना गन्ने के किसान है, बट वहाँ पे भी करीबन इससे या इससे अधिक भी हो सकता है। अच्छा जी, वैसे सच्चिदा जी, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स है, ये शेयर होल्डर्स है, तो फार्मर्स के साथ आपकी मीटिंग्स कब कब होती है? फार्मर्स के मीटिंग्स हम लोग जब एग्रीकल्चर में होता है, और वी ऑल्सो गो आउट टू द फार्म्स। कलेक्टिव मीटिंग्स नहीं है, बट इंडिविजुअली फार्म्स में हम लोग जाता है और वी गो एंड टॉक टू द फार्मर्स। अगर आए एज अ सीईओ, अगर हम नहीं जाते हैं तो और कोई फार्म सर्विसेज सेक्शन में से जाता है, डेयरी एडवाइजर लोग जाता है, और किसान से मीटिंग होते हैं इंडिविजुअली। कलेक्टिवली नहीं होता है अभी। कलेक्टिवली हम एनुअल जनरल मीटिंग का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे ही हमारा जो अकाउंट्स है, सब चीज़ें ऑडिट हो जाता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग भी होगा। कब तक आप सोच रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग करने को? ऑडिटर्स हमने सेलेक्ट कर लिया है फॉर 2012 अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए। जैसे ये हो जाता है, अनुमान में है कि जुलाई अगस्त में एजीएम होगा। Do you think it's important to have regular meetings with farmers, not, I mean, individually, but बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन स्टेक होल्डर से हम जाए, मिले। और पॉकेट मीटिंग्स होता है जगह जगह पे, ये नहीं कि हम टोटली निगलेक्ट कर दिए। बट आप जान रहे हैं कि फिजी कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी क्वाइट न्यू है, नया नया अभी इस्टेब्लिश हुआ है। तो बचा काम के लिए, सर्विसेज ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ समय लग जाता है, बट हम फार्म पे भी जाते हैं। याद रहे श्रोताओं, अभी हमें कॉल कर सकते हैं 3220-902 पर या 3220-903 पर। अगर डेयरी व्यवसाय को लेकर आपके पास कोई सवाल है या फिर बी फार्मिंग को लेकर आपके पास कोई सवाल है, तो हम आपको मौका ज़रूर देंगे। वैसे हमने सुना है कि ये जो आप लोग किसी तरह के चिलिंग कॉस्ट वगैरह लगाते हैं 10 सेंट्स पर लीटर के हिसाब से? चिलिंग कॉस्ट नहीं है। ये क्या कॉस्ट है? 10 सेंट्स per liter इज आवर मार्कअप। तो ऐसा होता है कि हम किसान से दूध खरीदते हैं, और लाइक एनी अदर कमर्शियल कंपनी, अगर हम खरीदा है एंड आई हैव गो टू सेल इट टू समवन एल्स, आई पुट अ मार्कअप एंड सेल इट। सो हम 90 सेंट्स वीआईपी, अगर प्रीमियम क्वालिटी मिल्क को आप देखें, हम 90 सेंट्स वीआईपी में खरीदते हैं। उसमें 10 सेंट्स वीआईपी हमारा मार्कअप होता है, और $1 वीआईपी में हम फैक्ट्री को बेचते हैं। अच्छा जी, तो फार्मर को कितना मिलता है द एंड ऑफ द 90 सेंट्स। अगर उसका क्वालिटी अच्छा है, प्रीमियम है, हाँ, तो 90 सेंट्स वीआईपी मिलता है। और ये जो 10 सेंट्स पे लीटर अगर आप लोग निकालते हैं उसमें से, निकालते नहीं है, ये हमारा मार्कअप है। मार्कअप है आपका, तो वो पैसा जो है, या वो जो 10 सेंट्स है, वो कंपनी के पास आता, मतलब कोऑपरेटिव के पास आता है? कोऑपरेटिव के पास आता है। आप जानते हैं कि ये कोऑपरेटिव है, तो उसका खर्चा भी होता है, व्हीकल्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, हमारा जो पेमेंट्स है, आधा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज है, ये सब कॉस्ट होता है। तो यही 10 सेंट्स हम यूज़ करते हैं सपोर्ट सर्विसेज के लिए। मैं सोच रही थी थोड़ा सा, इफ माय मैथमेटिक्स इज नॉट रॉन्ग, आई मीन अबाउट 9.5 to 10 मिलियन लीटर्स आपने कहा कि ये जो उत्पादन, ये अराउंड दिस फिगर, और इफ यू मल्टीप्लाई द 10 मिलियन बाय दिस 10 सेंट्स, इट्स अबाउट $1 million। तो $1 million per year। एनम। बट ये $1 million नेट नहीं है, इसमें वेट कंपोनेंट तो है। सो यू आर लुकिंग एट अबाउट 870,000। तो वो 870,000 इज टोटली यूज्ड अप, इज टोटली यूज्ड फॉर सपोर्ट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें सबसे भारी कॉस्ट है जो हम जाकर इंडिविजुअल फार्म को से मिलजन पिक करते हैं, उसमें क्लोज टू $500,000 लगता है। सो दैट वन सपोर्ट सर्विस ओनली। उनको सिर्फ मिलने के लिए नहीं, जो फार्म, अभी यहाँ पे कैसा है, जो डेयरी किसान है वो अपना दूध, गाय का दूध गार के वही फार्म पे रख देते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जाता है वहाँ से पिक करके लाता है और चिलिंग सेंटर में रखता है। तो प्रोवाइडिंग दैट सर्विस, जो कॉन्ट्रैक्टर सर्विस है, इज अबाउट $500,000। सो दैट्स अ फेयर चंक ऑफ मनी गोइंग देयर। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए about 370,000 is only for administrative work. थैंक यू मिस्टर नंद। याद रहे श्रोता, वाइना में आज हम बातें कर रहे हैं फिजी कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी लिमिटेड के सीईओ श्री सच्चिदानंद जी से। थोड़ी देर बाद में हम विपिन विनेश से भी बातें करेंगे, जो कि फिजी डेवलपमेंट बैंक के रिलेशनशिप एंड सेल्स ऑफिसर है। एक ब्रेक लेते हैं आईना में, इसके बाद वापस आएंगे, आपके कॉल्स को भी स्वीकार करेंगे।
वेलकम बैक टू वाइना। याद रहे श्रोता, अब आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220 या 3220 पर। आज हम डेयरी फार्मिंग और बीफ फार्मिंग पर बातें कर रहे हैं। वैसे सुचिता जी, बिफोर आई मूव ऑन टू विपिन, अभी हाल ही में एक चिलिंग सेंटर बा में इसकी ओपनिंग हुई। हाँ, ये सदर्न क्रॉस फिजी डेयरी का चिलिंग सेंटर है। अच्छा। तो बा के जितना सप्लाई है दे डोंट फॉल अंडर फिजी कोऑपरेटिव डेयरी। तो सदर्न क्रॉस डायरेक्टली उनसे दूध खरीदते हैं और दे लुक आफ्टर देम। सुना है कि साल के अंत तक 2 और चिलिंग सेंटर्स उधर वेस्टर्न डिवीजन में खोला जाएगा। मैंने भी यही सुना है, एक यंगारा में और दूसरा का भी लोकेशन मुझे मालूम नहीं। थैंक यू। एक कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है आईना में। हेलो जी, अपना नाम पता बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो। जी हाँ, आपका स्वागत है आईना में। आप अपना नाम पता भी बता दें। या मैं मुंगेरी से बात कर रहा हूँ, एक डेयरी फार्मर हूँ। जी, आपका सवाल क्या है? मैंने सचिदानंद जैसे अभी रेडियो में बताया है, जी, the farmer gets a premium, it's a 90 cents. That's totally wrong because we are paying 4 cents per liter per cartridge. हम्म, And chilling center cost something. We never get 90 cents. We get like around about 76 cents per liter. मतलब 14 सेंस करता है। हम्म, But they are detecting the bet. But that when in a bet register, they said your income should be over 100,000, then you could register in the bet company. The small farmers who can't get the bet retained. ओके, मिस्टर नंद, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ वीना जी, जो उसने 4 सेंस कहा है वो चिलिंग कॉस्ट नहीं है, वो कार्टेज कॉस्ट है। हाँ। हम 10 सेंस पे लीटर मार्कअप करते हैं दूध पे, 90 सेंस में खरीद के $1 पे बेचते हैं। और हमारा कलेक्शन कॉस्ट, जो मिल्क कलेक्शन कॉस्ट है, वो अबाउट फ्रॉम दोज एरियाज वेयर वी प्रोवाइड कलेक्शन कॉस्ट अबाउट 9 सेंस पे लीटर है। तो अगर आप देखते हैं कि ये जो अगर 10 सेंस में वेट निकाल दो तो 9 सेंस हमारा VEP अमाउंट होता है और 9 सेंस हमारा कलेक्शन कॉस्ट होता है। तो इसमें फार्मर्स 4 सेंस कंट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी 5 सेंस कंट्रीब्यूट करती है। तो ये फार्मर का कंट्रीब्यूशन है। और अगर वो कहते हैं कि उनको वेट नहीं मिलता है तो अंडर दी वेट रेगुलेशन आपको वेट मिलेगा अगर आप वेट रजिस्टर्ड है। अगर वेट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका शेयर ऑफ द वेट गोज टू फिरका। तो हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ले लिया जाए 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क है और हम फिजी डेयरी को बेचते हैं तो हम 1000 लीटर्स VIP बेचेंगे एट $1 तो $1000। और उसमें अगर $120 छोटा हिसाब से ले लो कि वेट कंपोनेंट है और हाफ द फार्मर्स आर वेट रजिस्टर्ड, तो $60 विल बी डिवाइडेड अमंग्स द फार्मर्स जो वेट रजिस्टर्ड है। और जो वेट रजिस्टर्ड नहीं है उसका $60 जो हम मंथली वेट रिटर्न लॉन्च करते हैं, इट गोज टू फिरका। वी कैन नॉट पे देम वेट बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड। और हम जब फिरका में अपना वेट रिटर्न क्लेम करते हैं तो विल नॉट बी एबल टू क्लेम दैट। एंड ये हम फिरका में भी बात कर लिए हैं और आई हैव बीन एडवाइस कि ये कुछ गलत नहीं है। दिस इज़ द प्रैक्टिस। इफ़ दे आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर वेट दे कैन नॉट बी पेड वेट। तो ये क्या कह रहे थे जो कि इफ यू डोंट अर्न मोर देन 100,000 यू कांट क्लेम? देखो, वेट रजिस्ट्रेशन इज़ वॉलंटरी। अगर लेस देन 100,000 है तो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, कंपल्सरी है 100,000 प्लस। अगर 100,000 प्लस है तो इट्स इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी, मैंडेटरी कि आप वेट रजिस्टर हो। और लेस देन 100,000 है, अगर आप वेट क्लेम करना चाहते हैं तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। यू कैन गो एंड वॉलंटरी रजिस्टर। अच्छा जी। और अगर नहीं रजिस्टर होते, they can't claim the VAT? They can't claim the VAT, so I won't FCDCL will not be able to pay them their VAT share, but that VAT share goes straight to FIRCA. So the solution is for them to register. For them to register. If they want 90 cents VIP, तो get VAT registration. अगर आपको VAT registration नहीं है तो 78 cents मिलेगा। हेलो, एक और कॉलर को मौका देते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका रेडियो थोड़ा जोर है, थोड़ा सा धीमा कर दे फिर आप बातें करें। हेलो जी, हेलो जी, आपका नाम पता? ज्ञान सिंह फ्रॉम तेलुगु। जी ज्ञान जी, क्या सवाल है? अच्छा, जो सच्चिदानंद ने कहा है अभी वो टोटली रॉन्ग है। हमको 90 सेंट्स तभी मिलेगा जब वो बोलते हैं कि वेट रजिस्टर्ड है। हमको प्रीमियम ग्रेड का सिर्फ 78 सेंट्स मिलता है।
फर्स्ट ग्रेड का 65 सेंट्स, सेकंड ग्रेड का 52 सेंट्स. नाउ बिटवीन प्रीमियम ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड इट्स अ डिफरेंस ऑफ 26 सेंट्स. Now, whether registered or unregistered should not come into this at this level. Mr. Now, I pay VAT. FCDC is deducting 12 cents of VAT from my milk proceeds. And if I go to the supermarket and then I pay another 15%. So I'm paying 30% of VAT. Where under VAT Act does it say that I should be paying 30% VAT? Where? ओके, सवाल है मिस्टर नंद. 30%. देखते हैं मिस्टर नंद क्या कहते हैं इस पर. मिस्टर नंद. जी वीना जी, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको वेट चाहिए दूध में, तो अभी रॉ मिल्क जब से वेट लागू हुआ था, और ये हमारा FCDCL का कानून नहीं है, ये FCDCL का कराधारा नहीं है, जब से वेट डिक्री लागू हुआ है तब से रॉ मिल्क पे वेट है. और कई ऐसा भी रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें वेट नहीं है, जैसे कि शुगर है और सब. तो वेट शुरू से रॉ मिल्क पे था जब से वेट लागू हुआ है, और ये वेट डिक्री इज ऑलमोस्ट अ डुप्लीकेशन ऑफ GST फ्रॉम न्यूजीलैंड. तो इसमें मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज दैट्स नॉट माय फोर्टे, उसमें मैं बहुत ज्ञान नहीं रखता हूँ. जहाँ मेरा अंडरस्टैंडिंग है, अगर मिल्क पे वेट चाहिए तो आप रजिस्टर हो. अगर आपका पास वेट रजिस्ट्रेशन है, आप हमें ला के वेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा. जो वेट कंपोनेंट है वो भी मिलेगा, पूरा पैसा, यानी कि वेट कंपोनेंट. अगर आप वेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका वेट कंपोनेंट गोज टू फिरका, बिकॉज ये हमारा पैसा नहीं, ये सरकार का पैसा है. इट अल्टीमेटली हैज़ टू गो टू फिरका. अगर आपको वेट मिलता है तो आप भी अपना वेट क्लेम करेंगे, तो आपका वेट, अगर वेट एंड इज मोर देन वेट पेड आउट, तो बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा. तो चाहे जितना भी इनकम हो, चाहे जितना भी इनकम हो. तो अगर लार्ज फार्मा जो बोलते हैं कि हमें 90 सेंट्स मिलता है, तो वो 78 प्लस वेट मिलता है. जो वेट कंपोनेंट है वो आपको अकाउंट करना पड़ेगा. तो आपका नेट इनकम भी स्मॉल फार्मा और लार्ज फार्मा रिमेन्स द सेम. थैंक यू मिस्टर नंद. एक और ब्रेक का समय हो गया है श्रोता, कुछ और कॉल उसको मौका देंगे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू आईना श्रोता. आज मिल्क इंडस्ट्री पर हम बात कर रहे हैं, डेयरी और साथ में बीफ फार्मिंग पर बातें कर रहे हैं. और हमारे साथ है, याद रहे, सच्चिदानंद जी. सच्चिदानंद जी, कभी कभी लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि वाई आर वी पेइंग वैट ऑन द रॉ मिल्क, जबकि प्रोसेस होकर वो शेल्फ पर रखा था, फिर भी वहाँ पर एक वैट पे किया जाता उस दूध के लिए, तो प्रोसेस मिल्क के लिए भी. तो इस पर आप कुछ थोड़े से जानकारी देंगे ताकि जो फार्मर्स है, जो किसान हैं, उनको कुछ बात समझ में आए. एक्चुअली रॉ मिल्क में किसान वेट नहीं पड़ते, दे क्लेम वेट ऑन इट. सो इट्स नॉट दैट उलोंग वेट पे करे, दे क्लेम वेट ऑन अस, सो वी पे. FCDCL इट्स अ चेन ऑफ इवेंट जैसे होता है. जैसे कि रॉ मिल्क में अगर वेट है, जो वेट रजिस्टर्ड है, दे क्लेम वेट टू FCDCL. तो FCDCL वो वेट पे करके, एंड देन फिजी डेयरी लिमिटेड, हु इज़ द प्रोसेसर, जो प्रोसेस करते हैं मिल्क, उसको बेचते हैं ऑन अ VIP स्केल. तो हम उससे वो वेट जो हम किसान को पे किया, हम प्रोसेसर से क्लेम करते हैं. तो प्रोसेसर जब मिल्क प्रोसेस करके सेल करता है, तो जब एंड यूजर जो हम पे वेट पे करे, दैट वेट गोज टू द स्टेट. So it's a chain of event. It's the end user who always pays VAT. That end user's VAT goes to the state. थैंक यू. अगर कुछ और सवाल हो श्रोताओं तो आप कॉल कर सकते हैं. और आज हमारे साथ विपिन जी भी हैं, फिजी डेवलपमेंट बैंक से. और विपिन जी, वैसे तो ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, सरकार भी इस ओर अग्रसर है. तो फिजी डेवलपमेंट बैंक किस तरह से मदद कर रहा है इस इंडस्ट्री को? फिजी डेवलपमेंट बैंक तो इस तरह है कि हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, और हम लोग का प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स में आता है थ्रू एग्रीकल्चरल असिस्टेंस आता है. तो एग्रीकल्चरल असिस्टेंस में क्या प्रोडक्ट्स है कि बीफ और डेयरी है, उसके अलावा और प्रोडक्ट्स है जो शीप है, लाइफ स्टॉक के खातिर फार्मिंग, शीप फार्मिंग है, और रूट क्रॉप्स है,
गन्ना है, जो कुछ आप सोच सकते हो, और वेजिटेबल्स है, हनी खातिर है। तो अभी तो डेयरी और बीफ में तो हम लोग का प्रोडक्ट्स है, और एप्लीकेंट्स आता है, और हम लोग इसमें और मतलब आप लोग प्रोस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स फाइनेंशियली हम लोग असिस्ट करते हैं। जी फाइनेंशियल हाँ, असिस्टेंस आप लोग देते जी हैं हाँ। बीफ फार्मर्स को और साथ में डेयरी फार्मर्स को, जो फार्मर्स दे वांट टू वेंचर नया into this, वेंचर हाँ। लाना है, और जो एक्सिस्टिंग फार्मर्स है वो भी आते हैं, और फर्दर लोन से हम लोग उसको तो ये असिस्ट करते जो हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर कोई डेयरी फार्मिंग में कदम रखना चाहे, या फिर जो करंट फार्मर्स है वो मदद जी चाहते हैं, कुछ जी। लोन्स इत्यादि चाहते हैं, हम्म। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में आप बताएंगे तो थोड़ा? बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है कि जो नया एप्लीकेंट्स है और जो एक्सिस्टिंग फार्मर्स भी तो है, तो थ्रू MPI जाना पड़ेगा। तो जब रिपोर्ट आता है, असेसमेंट रिपोर्ट आता है, तो हम लोग उसमें गौर करते हैं, फिर हम लोग असेस कर और उसके अलावा और जो रिक्वायरमेंट्स है, पर्सनल डिटेल्स आता है, और जो कुछ फाइनेंशियल्स होता है, जो प्रॉफिट शो करते हैं, तो उस पर हम लोग गौर करके फिर आगे बढ़ते हैं, और होपफुली अप्रूवल हो जाता है तो लोन देते थोड़े हैं। से और विस्तृत जानकारी हम जी, आपसे चाहेंगे, जी। बट बिफोर आफ्टर खोला चले गए लाइन पर से। अगर आप कॉल करना चाहें तो आपको अभी मौका है, आप तुरंत ही कॉल करें 3220-902 या 3220-903 पर। और विपिन जी हमें बारीकी से समझाएंगे कि ये जो प्रोसीजर है, जी। एक फार्मर को उसको सबसे पहले शायद MPI जाना पड़ेगा और वहाँ से आगे क्या। हेलो, नमस्कार जी। हेलो हेलो। जी, हाँ जी अच्छा, ये पहले से गया प्रसाद है। जी, गया प्रसाद जी, नमस्ते। कोई नहीं सुनाते नहीं हमारी बात माना। सुना है अब मिस्टर प्रसाद, नमस्कार। आप मोबाइल पर हैं सुना क्या? नहीं आपके बात। जी, आप बोलिएगा, हम सुन रहे हैं। अच्छा, हमारा कुछ हम भी एक फार्मा है तेलुगु में, गया प्रसाद। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, हमारा हम लोग के एक बहुत भारी समस्या ये है, जैसे आपने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है कि इतना इतना मिलियन दूध होना चाहिए और हम सफिशिएंट होना चाहिए देश के दूध पे ना। हमारा समस्या है कि जो हम सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं गाय को, हर बेला पे हम सभी जितना भी डेयरी है सभी सप्लीमेंट्री फूड गाय को दे रहे हैं जी, उसका जो दाम है, हाँ, मिलमिस के दाम, कोपरा के दाम, ये सब चीज का जो दाम है, फिर लईबा जो हमारे फार्म पे हम लोग सभी काम करता है उनका तलब देना, अंत में अगर जो आप विचार कर देखे अवाय का एक जनमत संग्रह लेवे हर फार्म पे, तो आपके मालूम होगा कितना पैसा हम बचाते हो कितना नहीं बचाते। कभी कभी ऐसा भी होता कि जो हफ्ता के बूथ के जो हम लोग के चेक मिले लेबर कलर दे के बाद में हम पास कुछ पैसा नहीं बचता कि हम लोग कोई अपन काम में लगा दी पैसा। तो जितना जैसी दाम है ये सब चीज के दाम है। थैंक तो यू जी। अगर जो जबली ये सब चीज की सुधार नहीं हुई तबली की देश में दूध कभी बढ़ी नहीं। जी, बहुत मैं बहुत एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब पिछले 2011 के मध्य में जब $1 लीटर जब गवर्नमेंट ने दिया सभी फार्मर्स को, उस समय फार्मर्स ने बहुत खुशी से बहुत जोर तोड़ से काम किया। और फिर जैसे ही नया सीजी डेयरी ने लिया और 2-3 हफ्ता बाद लेकर मिला हम लोग के कि सभी का जो दूध का दाम है वो 78 सेंट लीटर हो जाएगा। एक तो 10 सेंट हम लोग के पहले कटे, फिर 78 सेंट करिए। तो हमें उनका ई रकम के रवैया पे, ई रकम की परिस्थिति पे फार्मर्स जो है अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। जी, थैंक यू। खो देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं जी, रखता काम बहुत करने बहुत के लिए। शुक्रिया आपको। आई कैन अंडरस्टैंड फुली। और जब क्या होता, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और आमदनी कम हो जाती है, तो कोई भी जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में इंटरेस्ट जो है वो लूज करने लगता है। और एक बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट इज मोर देन द रेवेन्यू। इस समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है? बहुत कुछ सोचा है वीना जी। अभी अगर लोकल प्रोटीन सप्लीमेंट को हम देखें तो हमारा लोकल प्रोटीन सप्लीमेंट है कोपरा मिल, जो कोपरा कोकोनट फैक्ट्री, कोकोनट ऑयल फैक्ट्री है सब में। वो रो कोपरा को प्रोसेस करके जो उसका जो तेल निकाल के बाद में जो बाय प्रोडक्ट बचता है उसे हम कोकोनट मिल कहते हैं, और वो हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो वो लास्ट ईयर के बिगनिंग में अराउंड $8 अ बैग था। तो आस्ते आस्ते प्राइस इंक्रीज होते होते और 1250 हो गया था।
अभी इस महीने से हमें चिट्ठी मिला है कोपरा मिल्स के बगल से कि अब प्राइस $15 अ बैग हो गया है, मतलब और ज़्यादा हो गया। और ये दिन का दिन बढ़ते जाता है। तो ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज क्या होता है, अगर प्रोडक्शन हाई है तो अगर सप्लाई ढेर हो, वो सप्लाई है तो प्राइस कमती होगा। अभी कोपरा मिल 2 महीना में एक दफ़ चलता है, फिर 2 महीना के लिए, 1 महीना के लिए बंद होता है, फिर स्टार्ट होता है, क्योंकि उनका कोपरा जो है रॉ मटेरियल वो नहीं आता है। तो अभी मैं अभी कोपरा मिलर्स के ऑफिस से बात करता था, किया हूँ यस्टरडे। तो उसने बताया कि हाँ उनके पास अब 100 टन्स है कोपरा क्रश करने के लिए, वो अनदर 100 टन्स को वेट करते हैं। जैसे 200 टन्स होगा तो दे विल स्टार्ट क्रशिंग, एंड 200 टन बिफोर दे यूज्ड टू स्टार्ट क्रशिंग एट 500 टन्स। तो मिड ऑफ द मंथ ले 200 टन्स हो जाएगा तो वो क्रश करेंगे, तो उसमें अबाउट 2000 बैग्स होगा कोपरा मिल। तो अभी हमारा डिमांड जो है एक वीक के कम से कम 800 से 1000 बस्ता हमारे एक वीक में जाता है। तो वो 2 वीक सप्लाई होगा क्रशिंग के बाद में, तो उसके बाद में फिर मिल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई इज़ अ ह्यूज इशू। तो सप्लाई है नहीं तो प्राइस वी आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस फॉर इट। तो अभी हम ट्राई करते हैं, और ये लोकल इशू नहीं है, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड कंट्री में प्रोटीन सप्लीमेंट अब हाई डिमांड में है। तो अगर आप पीएनजी से कोपरा खरीदेंगे तो आपको अबाउट $370 अ टन, बिटवीन 270 to 370 US अ टन ऐसा मिलेगा। और द अदर ऑप्शन इज़ सोया मिल। सोया मिल अभी फिजी में आपको क्लोज टू अराउंड $1400 अ टन। तो डिमांड इसका हाई है, सप्लाई कम है, तो प्रीमियम प्राइस हम पे करते हैं। कहने तो का मतलब है कि यहाँ पर सोल्यूशन अभी फिलहाल सोल्यूशन अभी हम नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो वैसे ही जो फार्मर्स है वो रो रहे हैं कि हम फीड के जो दाम है बहुत ज्यादा दे रहे हैं। The solution is, उसके लिए solution है, we have identified another protein Okay, we'll supplement. talk about that just after break. Yeah. आइना में एक और ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में सोल्यूशन पर ध्यान देंगे। आईना जारी है रेडियो फिजिटिव पर श्रोताओं, और हम बातें कर रहे थे सॉल्यूशंस की कि डेयरी फार्मर्स की जो शिकायत है कि उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है और कुछ मुनाफा नहीं वो कमा रहे हैं। और इस तरीके से देखिए फीड के दाम भी जैसे आपने कहा कि ऊपर के ऊपर ही जा रहे हैं, और अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोपरा मिल तो और भी ज़्यादा दाम भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो किसान है उसके लिए इसमें क्या है? बीना जी, इसमें है कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अभी है पाम कर्नल एक्सपेल। ये सिमिलर टू कोपरा मिल है, जो पाम ऑयल बनता है उसका जो बाय प्रोडक्ट है। ये हम एक सप्लाई आइडेंटिफाई किया है पीएनजी में, और ये महीना के आखिरी होते होते बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ वी आर गेटिंग अ कंटेनर टू ट्राई इट आउट, बिकॉज फिजी में ये कभी यूज़ नहीं हुआ है। सस्ता है ये सस्ता है, कोपरा से सस्ता है। तो अगर हम ये लाए और देखें कि ये अच्छा है और पैलेटेबल है और गाय खाते हैं और दूध के उपज जो है ऊपर होता है, तो विल गो इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद देम। और ये यहाँ पे वी आर होपिंग, फिंगर्स क्रॉस, अभी प्राइजेस एकदम कंफर्म नहीं है, टू हैव इट चीपर देन कोपरा। तो दिस इज़ वन सोल्यूशन। अनदर सोल्यूशन जो है FCDCL अपना ओन फीड मिल एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम रॉ मटेरियल जो है अगर महंगा भी होता है तो उनको ला के राइट प्रोपोर्शन में अगर मिक्स करें तो फीड कॉस्ट कमती होगा। तो अगर ब्लेंडेड फीड हम देखें, और हमारा जो ब्लेंडेड फीड का कॉस्ट है, वी आर ट्राइंग टू कीप इट अराउंड 1750 अ बैग। इसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एनर्जी, ये सब जो मात्रा में चाहिए एक गाय के लिए वो सब होगा। तो ये अनदर ऑप्शन है जो हम ट्राई किए हैं। इसमें हम 4 फार्म में ट्राई किए और वहाँ पे ऑन एन एवरेज 18% इंक्रीज इन प्रोडक्शन आया है। तो ये अब हम कॉमर्शली प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द हम अपना फीड मिल जो इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये फीड सप्लाई
हम एकदम मुफ्त में तो नहीं देंगे और ये नहीं गारंटी करते हैं कि $17 से कम होगा, बट हम 1750 से कम ही रखेंगे। अभी $12 में ये हाल है तो 17 में क्या होगा? $12 में एक ही प्रोडक्ट है, वो फिर मिल मिक्स जो अभी है, अच्छा। उसका दाम अभी हो गया है 1380 एक्स फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में फिर हमारा कार्टेज कॉस्ट होता है, और जो काफ मिल्क रिप्लेसर जो हम कहते हैं, जो बच्चे के लिए दूध होता है, ये ओवरसीज से आता है, और उसमें भी प्राइस इंक्रीज है। सो प्राइस इंक्रीज इज़ अ ग्लोबल फिनोमेनन, ये लोकली हमारा डूइंग नहीं है। तो हम बल्क में खरीदते हैं तो ये कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस होता है। अगर इंडिविजुअली फार्मर्स जाके खरीदे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो होपफुली आप फार्मर्स को किसी तरह से ये जो योगदान है प्रदान जरूर करेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल एक और कॉलर लाइन पर है। हेलो, नमस्कार। नमस्ते बीना जी, मेहमान लोग को नमस्ते। बलवंत सिंह नलावारा से है जी। तो जो रकम से हम सोचता है फार्मर्स लोग के दूध के दाम है और जितना मेहनत है हुआ दाम है, तो वैसे तो हम सोचता कुछ हम भी लोग कुछ गाय रखा है पर घी बनाता और सुअर पलता है। अभी एक पलवारे के बा में चिली सेंटर कोई तो 3-4 गाय हम लोग हुआ दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो हम तो सोचता बहुत मेल नहीं खा, इस पे होना चाहिए गवर्नमेंट कुछ और मदद करे तो उसमें जाके हुई। और सबसे बड़ी तो हमारा दरख्वास्त है कि भाई फीजिम जमीन की समस्या से, जमीन की समस्या नहीं सुलझी तो ये नहीं सोचता कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि जमीन की समस्या सुधरे, लेकिन मैं और जन कोई दी तो कई लेन ट्रांसपोर्ट है ये कुछ नहीं कर रही। तो ये अगर नहीं होगा तो हम सोचता ये सब चीज जाके और खराब हो और लोग हटिए कि व्यापार में नहीं है। जैसे आपने कहा कि अभी 13 साल से जमीन पकड़ के रखे, हम कंप्लेन करते हैं। जी, थैंक यू बलवंत जी। अभी तो जमीन की बात, तो इसमें क्या करेंगे हम? जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। और आगे हाँ जी, खाली अगर ज़मीन के जो टेनेंसी के बारे में बात हुआ तो थोड़ा कुछ बोल देते जी बेशक। वी हैव मेट विद जनरल मैनेजर TLTB 3 weeks ago, और वो हमारे ऑफिस आए थे, और ही हैज़ अश्योर्ड अस कि हिज टीम विल वर्क टुगेदर विद अस टू इंश्योर कि जो हमारा जो ज़मीन का लीज है वो एक्सटेंड होए, और हाउ वी कैन गेट मोर बेनिफिट्स टू द लैंड ओनर्स, ये भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम उसका ज़मीन यूज़ करते हैं, सो मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑल्सो नीड्स टू बी गिवन टू देम। तो वो मिलान में सब चीज़ असेस करके तो ये ज़मीन का जो है FCDCL पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी एवेन्यूज़ से कि ये ज़मीन का मामला भी सुलझ जाए। तो बलवंत जी आपके सवाल का जवाब मिल गया है। FCDCL इज़ वर्किंग इस ओर, वो ध्यान दे रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। और आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हेलो जी, आपके पास कोई सवाल है? हेलो, अब बाद में ज़रूर कॉल कर सकते हैं, या फिलहाल विपिन जी आप एक प्रॉपर जो चैनल है, मान लो कोई है नया किसान है या फिर जो एग्जिस्टिंग डेयरी फार्मा है या फिर बीफ फार्मा है जो आपकी मदद लेना चाहता है, लोन्स इत्यादि, तो उनको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, आपके पास तो, या फिर MPI जाना पड़ेगा? तो कहना है कि अगर नीरज FDB सेंटर्स आ जाए तो अच्छा होगा। और उसके अलावा तो अभी हम जो बोल रहे हैं, तो अगर उसके पास जो फार्मा है या एग्जिस्टिंग फार्मा है, अगर वो चाहता है कि MPI से मिलकर और कुछ रिपोर्ट ले ले पहले, तो अच्छा रहेगा। और हम लोग कुछ मांगते हैं कि वो कमिटमेंट और एफर्ट की रिपोर्ट होगा, तो नीरज सेंटर जाएंगे तो हम वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सपोज अभी एक डेयरी फार्मा है जो अभी फिलहाल प्रॉफिट नहीं बहुत बना रहा है, लॉस में जा रहा है, लेकिन फिर भी शायद वो सोच रहा है कुछ लोन इत्यादि लेकर उसको और भी डेवलप करे अपने फार्म को, तो उनको भी चांसेस है? जी चांसेस है, और हम लोग वहाँ पर उसको एडवाइस देंगे। अगर आएगा तो एडवाइस देगा कौन वे से जाना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बैंक जनरली में दे टेक रिस्क, वी टेक रिस्क। सो कहना है कि क्या है कि जो कमिटमेंट है वो हम देखने चाहते हैं, ये कह सकता हूँ। तो अगर आप कमिटेड हैं और आप इस और वेंचर आउट होना चाहते हैं तो आप FDB को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू विपिन जी। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। राम राम जी। जी राम राम। अच्छा, वो भैया थे, हमारे सवाल है कि जो एग्रीकल्चर में जो रोकी भाई लोग चौवा किल करे थी, कब शुरुआत हुई भाई लोग की किल करे माज में? आपका सवाल फिर से आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। जी, हमारा सवाल ही है भैया जी से
कि जो एग्रीकल्चर कुछ रोकथाम करे रहा, हम जहाँ तक सोचता है फिजी सरकार की गाय 2-4 साल में तक नहीं सको किल करे। बट बात अभी जगह पाई गई है कि चौवा बहुत हो गए हैं, और जमीन जितना जो फिजी के लोग हैं वो लोग के कोई जमीन में कोई मांग धांग नहीं है, कोई जगह चाहे अप्लाई करो, खुद ही कुछ भी करो, जैसे बलवान भैया बोले रहा कि ऐसे हो गया जमीन है ना, तो जमीन अब हम लोग के वास्ते कोई जगह फिजी में नहीं भैया। बाहरी देश वालन के बहुत भारी मांग है, वो जहाँ मांगे वही जमीन ले ले, वही जमीन वाला आवाज करे। तो हमारे पास लगभग 50-60 चौवा है, मंगता बेचे, वही भैया सब मंगता के लिए राय सलाह ले कि हमें कोई रास्ता दे, हम मंगता पास सब चौवा एग्रीकल्चर में बेच दे। अच्छा धन्यवाद। हमारा जी, नाम है दलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। वैसे अवनीश जी आएंगे तो बताएंगे कि अगर कोई अपनी जो चौवा है वो बेचना चाहे तो क्या कर सकता है। ठीक है, आपके सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक और ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में हम अविनीश जी से बातें ज़रूर करेंगे रेडियो फिजी 2 पर। श्रोताओं, हाना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। एनिमल एंड हेल्थ प्रोडक्शन डिवीजन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे साथ अविनेश दयाल शामिल हो गए हैं। अविनेश नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है जी। वैसे अविनेश जी, हम लोग तब से डेयरी पर ही बातें कर रहे हैं और भी बातें, बहुत सारी बातें बाकी है, लेकिन फिलहाल बीफ फार्मर्स कितने हैं फिजी में, आपको पता? जी लगभग हमारे पास कुल मिलाकर 730 फार्मर्स है। ये वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल डिवीजन में, बट ज़्यादातर के ये हमारे वेस्टर्न डिवीजन में है, जो ननवा नवोसा एरिया में बसे हुए हैं। तो ये अभी इनको बढ़ाने की ज़रूरत है बीफ इंडस्ट्री को फिजी में? जी हाँ, जैसे देखा जाए कि हम लोग लगभग 48% जो बीफ प्रोडक्ट्स है हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से इंपोर्ट अभी कर रहे हैं। और हमारे गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि हम जो इंपोर्टेशन है उसको रिड्यूस करें और जो लोकल प्रोडक्शन है और उसको इंक्रीज़ करें। तो बहुत, मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो लोकल प्रोडक्शन इसको इंक्रीज़ करें। और आप समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स है, किसान है, इस और उनको अग्रसर होना चाहिए, इसमें उनको कितना फ़ायदा हो सकता है बीफ फार्मिंग? जी हाँ, बीफ फार्मिंग अगर आप देखा जाए तो जैसे हम देखा जाए तो जो गाय है, बकरी है, भेड़ा है, ये सब घास खाने वाले जानवर है। तो ज़्यादा करके जो हमारे फार्म है वो जस्ती करके एक्सटेंसिव फार्म करते हैं, लाइक इंटेंसिव नहीं करते। सो वो लोग जो खाना है, जो मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घास के ऊपर निर्भर है। और बहुत कंपनी किसान है जो फीड खरीद कर जो गाय और पशु के खाते हैं। जिससे करके आप देखा जाए कि जो पोल्ट्री और पिग इंडस्ट्री है उसमें सभी जो खाना है वो एक्चुअली खरीदा जाता है। और अगर आप देखें गाय और भेड़ा और बकरी जो है उसमें खास किसान नहीं खरीदते हैं। यू मीन टू से जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, चाहे स्मॉल स्केल पर या बड़े स्केल पर, वे कम फीड्स खरीदते हैं, उनको फीड की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है? जी ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि अगर आप फुल टाइम डेयरी फार्मर है और आप अपन प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ करना चाहते हैं जो एक गाय पर, तो उसको आपको ज़रूर फीड करना पड़ेगा। वो बिल्कुल घास पर नहीं निर्भर हो सकता है। तो आपको जैसे जो सप्लीमेंट्री फीड है उसको आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। और वो जो भाई साहब ने एक सवाल किया था पहले कुछ, कि वो जो चौवा वो बेचना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर खरीदता है? जी हाँ, हम लोग के पास जो एक सेक्शन है उसको कमर्शियल अंडरटेकिंग कहते हैं, गवर्नमेंट का है। वो जो भी किसान बेचना चाहते हैं तो हमारे कमर्शियल अंडरटेकिंग उसको खरीद कर और किसान को बेच सकते हैं। या तो अगर जो जानवर अच्छा नहीं होते तो वो अबटवा हम लोग कर सकते हैं। तो ये इस भाई साहब को कोई रास्ता दिखाएगा, कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? जी हाँ, जो हमारे जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस है, मैं सोचता हूँ ये भाई साहब बुआ के, तो ये बुआ जो एग्रीकल्चर ऑफिस हम लोग वहाँ जा सकते हैं या लंबासा ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पर हमारे जो स्टाफ है इसके बारे में उसको बता सकते हैं। वैसे भी मैंने सुना था ये जो क्या ब्रुसेलोसिस इसका कहते हैं, ये बीमारी, ये गायों को ये जी लगा हाँ, था? ब्रुसेलोसिस। तो इसको आप लोगों ने रिप्लेस किया क्या
डेयरी फार्मिंग सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये क्या किया था, न्यूजीलैंड से गाय मंगाई? जी हाँ, जो ब्रुसलोसिस बीमारी है वो अभी भी फिजी में है। और जी हाँ, और हमारे जो टीम है वो इस पे ज़ोर तौर से काम कर रही है। और हमारे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो शो करता है कि जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। और हम इस पे और भी काम करना चाहते हैं ताकि हम इसको और रिड्यूस कर सके। और जो हमने इस पे रिहेबिलिटेशन के लिए जो 340 गाय जो मंगाए थे जो न्यूजीलैंड से, उसमें से लगभग हमने 240 एनिमल्स अभी तक किसानों को दे चुके हैं। अच्छा। और जो जानवर थे हमारे पास और गाय भी थे, उससे हमने मल्टीप्लाई करके फिर भी हमारे पास अबाउट 360 गाय और बच्चे भी फिर भी है। You sell it to the farmers? यस। अच्छा। जी हाँ। और दाम और कुछ? सब्सिडाइज रेट पे हम लोग बेचते हैं। अच्छा। 1/3 2/3 पे। जैसे कि हमने जो एक गाय न्यूजीलैंड से लाया हुआ था वो लगभग $3,000 था, तो हम लोग यहाँ किसान को 1/3 प्राइस यानी कि $1,000 में एक गाय को बेचते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस और भी ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि किसान जो है ये इजीली खरीद सके आप लोगों से। जी हाँ, हम लोग ये जो हमारे बच्चा ब्रीडिंग एक्चुअली। जी एक्चुअली हम लोग ब्रीडिंग करते हैं और इसको हम लोग और बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर के प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग और इंपोर्ट करेंगे जो अच्छे जो नस्ल है, जो अच्छे ब्रीड के एनिमल्स, दूध देने वाले। जी हाँ, हम लोग चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करें ताकि किसान को जो एक हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन जो एक गाय से ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और हाँ, मैं सोचता हूँ कि यही एक में भी हल होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकता है। मतलब कि एनिमल्स कम रखे लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है ये ज़्यादा होना चाहिए। मिस्टर नंद, आप भी इस पर कुछ कह रहे थे? हाँ वीना जी, हमारा जो अभी का एवरेज प्रोडक्शन पे एनिमल है वो 5.5 लीटर्स पे काउ पे डे है। ये बचा देशों के मिलान से बहुत कम है, बहुत बहुत कम। इफ न्यूजीलैंड में बिटवीन 35 and 40 लीटर्स पे काउ पे डे है। अच्छा। तो हमारा ये अगर हम फीड के तरफ देखें और एरिया की तरफ देखें और गाय की तरफ देखें तो ये हल नहीं है कि हम और गाय फार्म में रखें। ये हल है कि हम ये कोशिश करना चाहिए कि 5.5 से अगर आप 8 कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट 70% मोर प्रोडक्शन आई। तो हमारा जो फीड है, जो हमारा जो एडवाइजरी है, और हम अभी वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमेंस न्यूजीलैंड से। तो ये प्रूवन ब्रीड्स ऑफ डेयरी एनिमल्स है, ये हम लाएंगे और ये फ्री हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और AI फ्री करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बट AI फ्री होगा। तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो और थोड़ा ब्रीड होगा डेयरी के लिए। तो इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि 5.5 से ऊपर आए। अगर हम 10 चल दिए तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वी आर ऑलमोस्ट डन। 20 मिलियन लीटर्स हो जाएगा अगर 10 लीटर्स पे काउ पे डे होगा। और जैसे आपने ब्रुसलोसिस के बारे में बात किया तो 2009 से अभी तक कुल बिटवीन 900 to 1000 एनिमल्स वी हैव लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रुसलोसिस। और रिहेबिलिटेशन में जैसे अविनेश साहब ने कहा है कि एनिमल्स फार्म पे गए हैं, बट द अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो फार्म अफेक्ट हुआ है ब्रुसलोसिस से वहाँ पे कुछ नहीं गया। अच्छा। तो एंड दीज वे हाई प्रोड्यूसिंग फार्म्स जहाँ पे एनिमल्स वे प्रोड्यूसिंग क्लोज टू 10 to 11 लीटर्स पे काउ पे डे, वहाँ पे काफ़ी मात्रा से एनिमल कम हो गया और कोई फार्म में लगभग प्रोडक्शन 50% डाउन हो गया। तो दिस इज़ वेयर वी नीड टू लुक एट। और हम ट्राई किए हैं एग्रीकल्चर से और बात करने के, और ये हमको बताया जाता है कि द फार्म हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड क्लीन फर्स्ट। और क्लीन फार्म डिक्लेरेशन के उस दिन कम से कम 1 साल और 1.5 years लगता है। तो do we wait for another 1.5 years before we can get some animals to that farm? तो अभी जैसे एक भाई साहब ने बताया कि उसके पास चौवा कुछ है, हमारा एड्रेस फिजी कोऑपरेटिव डेयरी में हमें कांटेक्ट करें। अगर आपका पास वो डेयरी ब्रीड का चौवा हो तो हम खरीद लेंगे और उस फार्म को देंगे जहाँ पे नीडेड है, बिकॉज ये न्यूजीलैंड का हाउस वहाँ पे नहीं जा सकता है बिकॉज दे वांट इट टू बी डिक्लेयर्ड फ्री। तो ये ब्रुसलोसिस रिहेबिलिटेशन हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल आउट से डेयरी के हिसाब से। मतलब कि ये जो इन्होंने कहा कि डिक्लेयर्ड फ्री,
लेकिन आप समझते हैं कि वहाँ पर दोबारा ये जो एनिमल्स से वो ले जाने से उनको ये दोबारा ये बीमारी लग सकती है इफ़ इट्स नॉट डिक्लेयर्ड फ्री? जी हाँ वीना जी, इसीलिए तो हमारे जो वेट्स है वो कहते हैं कि ये जो फार्म्स है वो पहले डिक्लेयर्ड फ्री होना चाहिए। हम लोग वहाँ नहीं भेजना चाहते वो जानवर जहाँ पर जिस फार्म जो डिजीज़ है ऑलरेडी। जी हाँ, और फिर उसका मतलब यही होगा कि हम लोग फिर से बीमारी वो जानवर में कर देंगे इसी, तो उससे अच्छा है कि मरने के चांसेस हैं। जी हाँ, तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्लियर फार्म में दें जहाँ पर वो सेफ रहेगा। तो मिस्टर नंद, ये भी एक थोड़े से एक खतरा वहाँ पर नज़र आ रहा है। खतरा तो है वीना जी, बट ये हमें ध्यान करना चाहिए कि ये जो फार्म्स है अबाउट 50% ऑफ देम वे वेरी हाई प्रोड्यूसिंग बिग कमर्शियल फार्म्स एंड दैट हैज़ डिक्लाइन। दैट्स वाई हम लोग 2009 से वी आर स्लाइडिंग डाउन in terms of production. Last year we managed to stabilize it, but अगर थोड़ा उनके भी सहायता करें, बिकॉज लास्ट डेयरी फार्म में तो ओवरहेड कॉस्ट एक्स्ट्रा होगा। तो अगर 200 गाय उसके पास दोने वाला था, उसमें से हाफ चल दिए हैं अब तो 100 काउस में उसका ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा ना। तो हमें कुछ एनिमल्स वहाँ पे देना चाहिए। अगर ये न्यूजीलैंड काउस नहीं तो सरकार की तरफ से, और हमें अगर बताए कहाँ कहाँ पे और एनिमल्स है जहाँ से हम खरीद को और फार्मर्स को असिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर नंद, ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव विचार है आपके, और उम्मीद है कि जो लोग बेच रहे हैं आपको ज़रूर संपर्क करेंगे। हाँ, डेयरी एनिमल्स। हाँ, डेयरी एनिमल्स यानी कि बीफ फार्मिंग के लिए नहीं, लेकिन डेयरी फार्मिंग के लिए अगर आप बेच रहे हैं तो कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी लिमिटेड को आप संपर्क कर सकते हैं। और अविनेश जी और सचिदानंद जी, समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बड़े फार्म्स तो कुछ फ़ायदा बनाते ही होंगे, लेकिन छोटे छोटे फार्मर्स को और ऊपर उठाने के लिए उम्मीद है कि हमारे जो फिजी कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी लिमिटेड है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, आप साथ मिलकर काम करेंगे एंड यू विल असिस्ट दिस फार्मर्स अलोंग विद एफडीबी। जी हाँ, हमारा जो ये एक आंकड़ा है मैं आपको देना चाहता हूँ। 50 फार्मर्स सप्लाई मी 75% ऑफ द मिल्क, 200 farmers, remaining 200 farmers supply me 25%. तो economics of scale comes into picture. तो हमारा ये छोटे छोटे फार्मर्स का ये कोशिश होना चाहिए कि वो अपने पेका पे प्रोडक्शन इंक्रीज करे, थोड़ा कमर्शियली बेस पे प्रोडक्शन करे, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर नंद। बहुत सारे कॉलर्स लाइन पर है, बहुत सारे सवाल मेरे पास भी है, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात ज़रूर होगी और हम इस भेंट वार्ता को और भी आगे बढ़ाएंगे किसी और एपिसोड के ज़रिए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर ये जो फार्मिंग स्ट्रेटजीज है इस पर और भी बातें कर सके। थैंक यू सो मच। याद रहे श्रोताओ, आईना का ये एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है, और आज हमारे मेहमान थे फिजी कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी लिमिटेड के CEO सच्चिदानंद जी, और साथ में फिजी डेवलपमेंट बैंक के रिलेशनशिप एंड सेल्स ऑफिसर विपिन विनेश, और ऑफ कोर्स एनिमल एंड हेल्थ प्रोडक्शन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अविनेश दयाल जी। थैंक यू मिस्टर नंद, थैंक यू अविनेश जी, एंड थैंक यू विनेश जी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार श्रोता, खुदा हाफिज। आईना के अगले एपिसोड में हमारी और आपकी मुलाकात होती है। अगले हफ्ता हम कोशिश कर रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज़ पर बातें करेंगे, तो तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज।